नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा संभल मुद्दे पर आदेश के बाद निचली अदालत को किसी भी तरह की कोई कार्यवाही या आदेश या सुनवाई नहीं करने के इस फैसले के साथ ही इस मुद्दे पर पूरा राजनीतिक स्वरूप ही बदल गया है। कानूनी स्वरूप तो है ही, लेकिन इसमें एक राजनीतिक रंग भी है। इसके मायने क्या है, अर्थ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस पूरे मुद्दे में आने वाले दिनों में क्या फर्क पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब उत्तर काल में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार और कृष्णकांत शर्मा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कृष्णकांत जी आपसे ही करते हैं। और शुरुआत आप लोगों के साथ करें उससे पहले जितने सवाल, संभल सर्वे केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये जो सवाल जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए स्टेटमेंट जो इस वक्त आए हैं उनको भी हम सुनेंगे। कानून के जानकारों ने क्या कुछ कहा है और इस मुद्दे के पक्ष का क्या कुछ कह रहे हैं। पहले एक-एक करके हम दोनों को सुनते हैं। क्या कहा जा रहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे आप कि इस इस ऑर्डर को कहने हाई के कोर्ट में मायने चैलेंज क्या करिए और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सील कवर में दाखिल की जा सकती है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई एक्सप्रेशन या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। पीस और हार्मनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी चिंता जाहिर की और स्टेट ऑफ यूपी के जो वकील थे के एम नटराजन साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे कदम लेंगे पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए। संभल की जामा मस्जिद केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है वो निहायत ही अहम और काबिल मुबारकबाद फैसला है। इसका हम सब लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इसीलिए हमेशा से ये बात कही जाती है कि हम सबको अदालतों पर पूरी तरीके से एतमाद और यकीन रखना चाहिए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद केस के सिलसिले में निचली अदालतों में कोई भी इस सिलसिले में फैसला या कार्रवाई करने से जो रोक लगाई है, इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना एक बड़ा कदम है कि हर हाल में वहाँ पर संभल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और जिस तरीके से जो कुछ भी अभी हुआ है उससे जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में लोगों में काफ़ी तशवीश थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यकीनी तौर पर सबने एक बड़ी राहत की सांस ली है। कितनी बड़ी राहत की सांस और किसके लिए, ये सवाल जिसका जवाब हमारे सामने बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रंग से, अपनी अपनी राजनीति से देंगे। लेकिन शुरुआत कृष्णकांत शर्मा जी आपसे करते हैं। आपको कौन सा रंग नजर आ रहा है इसमें? मुझे लग रहा है कि शांति, देश में शांति कायम रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हमें भाई भाई। ये जो पूरे जो क्रक्स जो कह सकते हैं किसी चीज का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का यही उनका मेन जो था, जो मोटिव था कि जो ये जो पीस जो दिए, इस जो विवाद जो उत्पन्न हो रहा है देश में, चाहे कभी ऐसा लग रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है और मंदिर के अंदर मस्जिद है। ये जो सौहार्द जिस तरह से हर राज्यों में उठ रहा है, हर शहरों में उठ रहा है, उसको और जिस तरह से देश की जो जो बैलेंस है, जो हमारे समाज का बैलेंस है जो बिगड़ रहा है, उसको संभालने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उन्होंने एक स्पेशली जो बात बोला कि ये कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन है ना कोई मेरी स्टेटमेंट है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन जो है हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करते हैं। चाहे वो केजरीवाल का बेल मिला हो, जब आपने देखा जब केजरीवाल का बेल मिला तो उसमें अलग एक था, चाहे वो हेमंत सोरेन की बेल हो, उसकी ऑब्जर्वेशन को लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश कर रहे हैं। बट आज जो था कि स्टेटस को मेंटेन करना है, कोई भी कार्रवाई किसी निचली अदालत के द्वारा नहीं होनी चाहिए जब तक हाई कोर्ट में सूचीबद्ध ना हो जाए और हाई कोर्ट का कुछ आदेश ना आए। तो ये एक देश के में जो जस्टिस कहते हैं ना,
डिले है बट डिनाई नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि यहाँ पे कानून का राज चलेगा, ना कि कांग्रेस का चलेगा, ना यहाँ बैठे भाजपा वाले चलेंगे और ना यहाँ बैठे सपा वाले का चलेंगे। चाहे यहाँ एक ओवैसी वाले भी भैया भी आते तो उनका भी नहीं चलेगा। ये अपनी रोटियां सेकने के लिए देश में चाहे कुछ भी अपनी बातें बोले, अपनी कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी करे, और इनके ऊपर जो एक आका बैठा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और ये आका जब तक रहेगा। कहा, अगर एक नजर डालें, कोर्ट ने मामले को अपने पास लंबित रखा है, प्रशासन शांति सुनिश्चित करे ये आदेश दिया है और इसको लेकर निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करे। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, राघवेंद्र सिंह जी कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहुत ही संतुलित आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम लोग निश्चित रूप से उनके आदेश का सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश सरकार के लिए शांति व्यवस्था कायम करने का है, तो हमारी सरकार पहले भी इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी, आज की तारीख में भी इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मेरा कहना एक है, ये लोग जो आज की तारीख में इस संवेदनशील विषय पर लोग राजनीति करने लगते हैं, हमें लग रहा है ऐसे विषयों से राजनीति से बचना चाहिए। क्या जो संभल मस्जिद का सर्वे हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक इशू था? वो तो अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा था, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी, वहां दंगा होने लगा था, दंगे में झगड़ा हुआ था, झगड़े में कुछ जाने गई हैं, ये विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है या अन्य राजनीतिक दल इसमें अपनी राजनीति तलाशने लगती है। समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे हारी है, तो हारी है ये क्या भारतीय जनता पार्टी का दोष है? इनको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, सीटों में ईमानदारी से लगना चाहिए, काम तो करेंगे नहीं। लेकिन जब इस प्रकार का घटनाक्रम होगा तो उसमें राजनीति तलाशने लगते हैं। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य 9 सीटों पर जो इनकी हार हुई है उसके खींच इस विषय को लेकर के न उठाए, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत पर रहने दे। अदालत ने जो निर्णय दिया है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई बहुत संवेदनशील है और ईमानदारी से इस दिशा में जो आदेश का है उसका शांति व्यवस्था को लेकर के उसका पालन करेगी, और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है वो इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई जी। सुप्रीम कोर्ट के साथ बीजेपी की सरकार खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत संतुलित है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रहे हैं। चंचल यादव जी, सीधा सीधा हमला राघवेंद्र सिंह जी ने आप पर लगाया। देखिए, बीजेपी का जो है एक काम है, इनकी 4 पंक्तियां इन लोगों को सिखा दी गई बीजेपी प्रवक्ताओं को। ऐसी बाणी बोलिए झगड़ा आपस में होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। इनके नेताओं को बाकायदा ट्रेंड किया जा रहा है कि ऐसा कुछ बोलते रहो, लड़ते रहो, झगड़ाते रहो और सबको जो है आपस में निपटाते रहो, और निपटाने के बाद सत्ता का मजा लेते रहो। तो हमारे बेचारे ये राघवेंद्र भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि हमारी शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अगर आप बताओ चुस्त दुरुस्त थी तो 5 लोग जो बेचारे मारे गए वो कौन लोग थे? और वो भी पुलिस की गोलियों से मारे गए लोग हैं। और आपने देखा होगा मीना जी की जब सुबह 6:30 बजे ये सर्वे कराने के लिए पहुंची थी टीम इनकी लेकर के, वो उसमें भाजपाई दंगाई भी थे जो पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो सबके दंगाई थे जिनका चेहरा उजागर हो गया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और संविधान में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की पूरी आस्था है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर इनकी आस्था होती तो आप सोचिए कि अपने जो कुछ ऐसे गुर्गे इन्होंने पाल रखे हैं, उन गुर्गों को फ्रंट पे खड़ा कर देते हैं कि जाओ निचली अदालतों में रिट दाखिल करो और हिंदुस्तान की अधिकतर मस्जिदों के अंदर जो है शिवलिंग की जो है उसमें देखो कहां शिवलिंग मिलने की हो सकती उम्मीद हो सकती है, उसके लिए आगे बढ़ने की काम करते हैं। आज एक चीज मैं बताऊंगा आपको, आज मीना जी जो एक पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल महफिल रघुपत राघव गाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू और मुसलमान, भाजपाई दंगाइयों को देखते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे और हम सब इंडिया अलायंस लोगों को, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है,
क्योंकि न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे मुहर लगाई कि हिंदुस्तान बट के हमारे एक पूर्वजों सॉरी ने न जाने असंख्य चंचल कुर्बानियां। जी, हम यदि किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो उसकी 3 उंगली अपने ऊपर भी आती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए दूध के धुले तो ना आप है और ना यहाँ मुझे दिख रहा है कोई भी पार्टियां। नहीं, मैं मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए हमारी डिबेट की परंपरा है एक छोटी सी, कि सामने वाला जब बोलता है तो हम बीच में नहीं बोलते। जैसे आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहे थे, वैसे ही दूसरे जब बोले तब आप भी ध्यान रखें। डॉक्टर सुधा मिश्रा ठीक के है, पास ठीक है, जाते ठीक हैं, है। चंचल यादव जी बड़ी शायरी सुना रहे हैं, उन शायरियों में बड़े-बड़े संदेश दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, संदेश की राजनीति से ज़्यादा मैडम ज़रूरत मेरी इस बात तो आ वक़्त जाने दीजिए पूरी। और उत्तर प्रदेश को। आती हूँ चंचल जी, वापस आऊँगी आपके पास। 18 मिनट हो गए, सुधा मिश्रा जी इंतज़ार कर रही हैं। 11 मिनट से तो प्रोग्राम चल रहा है, उससे पहले भी वो वेट कर रही थी। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा समय पर आती हैं, जो देर आने वाले हैं उनको ध्यान रहे। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। इस देश में न्यायपालिका और विधायिका के बीच जंग पुराना सिलसिला रहा है। आज इस मुद्दे पर आप जंग देख रही हैं या कोई कुछ और इसमें नजर आ रहा है आपको? मीना जी बहुत-बहुत आभार और पैनलिस्ट को, जितने पैनल में हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से इस बात को कहूँगी, पिछले लगातार जितने भी मैं डिबेट में बैठी हूँ, मेरा सिर्फ़ एक प्रश्न रहा है कि अगर प्रशासन के पास सब कुछ बेहतर करने का ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट को अचानक आपने देखा होगा इधर 5-6 वर्षों में हर एक चीज़ों पे आके अपनी वर्डिक्ट देनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल तक दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को बदलना, अभी तक आप जानती थी जो वो काली पट्टी लगी थी न्याय की देवी की आँखों पे, वो समानता को दिखाती थी। इन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं बख्शा। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो शांति बनाए रखे। ये नहीं सोच रहे हैं कि शांति बनाए रखने की गुजारिश उस 5 बच्चों की हत्या के बाद जो उनकी मृत्यु हुई है, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। न आप, न मैं, न सुप्रीम कोर्ट, न भारत सरकार, न इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बहराइच में कोई मरा हो, चाहे वो संभल में कोई मरा हो, जिसकी प्राकृतिक मौत नहीं है। ये प्राकृतिक मौत नहीं है। इस देश में, जिस देश में संविधान सभी को मौलिक अधिकार देता है, उस देश में शिक्षा ना देके हम बच्चों के हाथों में तलवार दे रहे हैं। हम बच्चों के हाथों में उन यात्राओं में फूल बरसा रहे हैं, जिससे देश को विकसित करने की हम बात कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को खोदने की बात कर रहे हैं, जो तथ्यात्मक रूप से ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हैं। सबको मालूम है इस देश में आक्रांताओं का आना हुआ, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, उसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, न जाने कितनी चीज़ें हुई हैं। तो क्या मीना जी इस देश में हमें आगे बढ़ने से पहले क्या पीछे जाना पड़ेगा? जब हमारे पास संविधान में ये नियम था कि 1947 के पहले जो कुछ है उसको इट इज रखें। क्यों कहा था? सबको शांति बनानी थी। इस देश में सुई नहीं बन रही थी, साक्षरता दर में हम 34% थे, हमें आगे बढ़ना था, हमें सबको आगे बढ़ना था। उस समय के लोगों में इतनी अच्छी सोच हो सकती है, लेकिन सब कुछ होने के बाद आज के समय में जब विश्वगुरु का डंका बजने की बात हो रही है, ऐसे समय में ये करना, ये दिखाता है मंशा। इनके बच्चे कहाँ हैं? क्रिकेट नहीं खेलेंगे लेकिन शीर्ष पे रहेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे शीर्ष पे रहेंगे। जहां इनके बच्चे करते भी नहीं वहां शीर्ष पे होते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे जिनको नौकरी चाहिए, मैं आपको बता दूं मेरी कोचिंग में पढ़ाती हूँ जिस यूपीएससी के बच्चों को तैयारी करने के लिए, वहां 5 सालों से वो बच्चे लगातार से तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी एक नहीं आ रही है, एक वैकेंसी आती है यूपीएससी का, बाकी सारे वैकेंसीज रोक रखा इन्होंने, ठेकेदारी हर जगह लाके रख दिया है। तो प्रश्न ये है कि जब शिक्षा के माध्यम से तथ्यों को बताना है बच्चों को कि यहाँ यहाँ ये हुआ, अगर बौद्ध आ गए, कभी सोचिए जो अदालतें कर रही हैं, अगर कोई बौद्ध गुरु आके बोलता है कि हम हिंदू मंदिरों की जांच कराएंगे, अब बताइए तब इस देश में क्या होने वाला है? ये जानबूझ के इस देश में, जो इस देश की आत्मा थी, उसके तथ्यों के साथ जानबूझ के, किसको नहीं पता है कि मुगल आक्रांता थे, किसको नहीं पता है कि मुगल आक्रांता बन के आए, लेकिन इस देश में जो कुछ इमारतें आप लेके खड़े हैं लाल किले से, हमारे मोदी जी बोलते हैं ना बहुत गर्व से, तो क्या उसको भी खुदवाएंगे क्या? भाई दिक्कत इस बात की है कि जो आया अपना काम किया गया, इतिहास का अंश है। उस इतिहास में, आज के इतिहास में आप विध्वंस लेके आ रहे हैं, आप विध्वंस दिखाना चाहते हैं।
मेरा सीधा मानना है यहाँ कांग्रेस, सपा और भाजपा नहीं, इस देश की नागरिक होने के नाते, संविधान के अधिकारों को प्राप्त करने के नाते मैं सीधे इन लोगों की जो कर्म कर रहे हैं, मेरा ऐतराज इस बात से है कि आज के बच्चों को नौकरी चाहिए, ये दे नहीं पा रहे हैं। और बातें करेंगे कि हम जो कह रहे हैं हमने क्यों नहीं किया, आप जाके तथ्य खंगालिए। उस समय अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 के जो नियम को लागू किया गया था, उसके विरोध में खड़े होते बोले अंग्रेजों ने लूट लिया हमको पूरा, कोई कच्चा माल नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ रख के बैठ जाते। तो क्या देश यहाँ पे आईएएम आईआईटी जिसको कि हम फक्र करते हैं, जहां हम वैज्ञानिक चीजों में कहां से कहां पहुंच गए, जिसपे हमें नाज है, क्या वो हो पाता? ये प्रश्न पूछिए और इन लोगों से पूछिए कि जब सब कुछ था, आपको आगे बढ़ना था, पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्यों जाना है आपको पीछे? तो दिक्कत इस बात की है कि इस देश में पुरानी चीजों के नाम पे रोजगार न देना, अशिक्षा को फैलाना। 18 बच्चों की मौत हो चुकी झांसी में, वो नवजात बच्चे इस जीवन से आगे बढ़ जाते, चिकित्सा नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, थोड़ा सा फोकस सब्जेक्ट पे रहिए, ताकि हम हर दिन चर्चा करते हैं और 365 दिन साल के बहुत सारे विषय होते हैं, तो आज के विषय पर बने रहते हैं। नावेश जी, सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर, संभल के मुद्दे पर आकर बोलना पड़ा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि कुछ वो पाल रखे हैं इन्होंने, जो बार-बार रिट लगाते हैं। ये पालने की परंपरा या पालने का सिलसिला, ये तो हर तरफ हम देखते हैं। रिट कब कौन क्या लगा रहा है उसका एक स्टडी हो, उस दिन एक डिबेट हम उस पर करें तो पता चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है नावेद जी, मुद्दे की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर बोलने की जरूरत लगी है। जी, देखिए, याचिका डालने का अधिकार हर किसी में है, हर आम नागरिक में है, हर खास इंसान में है। आपको अगर कुछ लगता है, न्याय पाने की लालसा है, आप याचिका डालें। ये लोकतांत्रिक देश का ये न्याय व्यवस्था है, जिसकी दुनिया सलाम करती है। और मुझे लगता है कि याचिका जो डाली गई उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो, उस पर तमाम आरोप लग रहे हैं। हो सकता है वो आरोप सही हो सकता है वो गलत भी हो, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आरोप लगाने वाले तो बड़ी गंभीर बातें कह रहे हैं कि याचिका डालने का अर्थ ही यही था कि दंगा हो और उसमें किस तरीके से सरकार और किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो माहौल खराब करके इसका राजनीतिक फायदा उठाए, ये आरोप लग रहे हैं। हो सकता है ये आरोप गलत भी हो। दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि याचिका डाली गई, शंका किसी व्यक्ति में है, इस देश के नागरिक में है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी। टेक्निकली क्या है, इसमें जाया जाए अगर, तो उस याचिका को एक्सेप्ट किया गया और सर्वे का आदेश दिया गया। ये बात सही है कि सर्वे के आदेश के बाद हिंसा हुई और उसको प्रशासन और सरकार संभाल नहीं पाई और लोगों की जिंदगी चली गई, जो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। किसी की जिंदगी जाना कोई मामूली अपराध नहीं होता, और उसके अपराधी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सरकार भी है, सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था भी है, खराब माहौल बनाने वाले लोग भी है, वो भीड़ भी है जो पत्थर लेके निकल आई थी। बहुत सारे लोग हैं, हर समुदाय के लोग होंगे उसमें। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो अगर याचिका एक्सेप्ट ना होती या सर्वे दोबारा ना होता तो शायद जिंदगियां बच जाती, इस देश की छवि धूमिल नहीं होती, जिसको हम कहते हैं कि हम एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड पावर हम बनने जा रहे हैं। वहां आज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मंदिर और मस्जिद को लेकर एक दूसरे को मारे डाल रहा है। ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। ये माहौल पैदा करने वाले लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं, देशद्रोही हैं। चाहे उसमें पत्थर लेकर एक कौम के लोग निकले, या सरकार का ढीलापन हो, या फिर इस पर राजनीति करने वाले पक्ष और विपक्ष के लोग हो, मैं सबकी बात कह रहा हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर वो याचिका को टेक्निकली गलत थी और उसके ऊपर आज कोर्ट ने फैसला भी किया है, जिस पर उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई है, इस आधार पे कहा जा सकता है, तो उसी वक्त अगर ये लगता है कि सरकार की ऐसी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा है कि प्रशासन और पुलिस को इस्तेमाल करके दंगा करा के राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, अगर ये बात सही है, ये कौन कहता है? जो लोग ये कहते हैं और जो विपक्षी दल हैं जो ये कह रहे हैं, उनको तुरंत के तुरंत अगर वो कोर्ट चले जाते ऊपर की अदालत में, तो इतने लोग नहीं मरते, त्वरित चले जाते, घंटा भर के अंदर रह जाते। प्रहरी है, विपक्ष भी प्रहरी है, हमारे जैसे आम इंसान भी प्रहरी हैं, समाज के लोग भी प्रहरी हैं। उनको चाहिए था, उनको अगर ये शंका लगी कि निचली अदालत से जल्दबाजी में इस तरीके से द्वेषपूर्ण तरीके से गलत नियत से, तो उसको आप पहले ही हाईकोर्ट ले जाते
और उस बात को आप स्टे करवा देते, उसको रुकवा देते, उसको निर्जीव उस आदेश को करवा देते कुछ घंटों के अंदर। लेकिन ये सक्रियता ना विपक्ष में है, ना सभ्य समाज में है, ना हिंदुओं में है, ना मुसलमानों में है, ना धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोगों में है, ना हिंदू राज बनाने की परिकल्पना करने वाले लोगों में है। किसी में ये नहीं था। अगर ये सर्वे के फैसले को चैलेंज कुछ घंटों के अंदर किया जा सकता था टेक्निकली, और यही कोर्ट का फैसला जो आया है, ये दूसरा सर्वे ही नहीं होता तो ये दंगा ही नहीं होता। इसमें हम सब दोषी हैं, समाज भी, विपक्ष भी और पक्ष भी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नावेश टिकोल जी आपने इस बात को रखा है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो हो रही है, ये समाज के लोगों का जो शोषण हो रहा है, समाज भी उसमें उतना ही जिम्मेदार है जितना ही राजनीतिक दल और सत्ता। राघवेंद्र सिंह जी, सत्ता में जब होते हैं, सरकार हमारी, व्यवस्था हमारी, मशीनरी हमारी, और तब इस तरह से लोगों की जान जाती है, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, प्रशासनिक विफलता चरम पर होती है, तो आप कितना भी विपक्ष के हमले का शिकार हो रहे हों, आप खुद भी तो अपने आप से बात करते होंगे कि हमारे शासन में हमने हमारी जनता के लिए क्या किया और क्या दिया। नहीं मीना जी, किसी की भी सरकार हो, ऐसी कोई घटना अगर होती है जिसमें जाने जाती है तो निश्चित रूप से वो काला दिन होता है, वो सरकार के माथे पर धब्बा होता है। ऐसा घटनाक्रम का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। अभी हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि जो भीड़ थी जाते समय मस्जिद में नारे लगा रही थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी, और जो लोग मारे गए, जिनको पुलिस की गोलियों से मारे गए, हमें लग रहा अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई हुई है जिसमें ये साबित होती हो कि वो पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं। दूसरी बात, विष्णु शंकर जैन जी जो वकील थे, उन्होंने कहा जब हम वापस आ रहे थे, घटनाक्रम जब हो गया था, दंगा शुरू हो गया था, उसके बाद हमारे साथ जो लोग आ रहे थे उन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। चंचल जी बहुत ही गंभीर हमारे मित्र हैं, बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले लोग हैं, तो हमें यही आग्रह है कि इस प्रकार के विषय पर ऐसा ना बोले जो कि कंट्राडिक्टरी हो। और दूसरी बात, ये जो ऐसा कटघरे में हमें खड़ा किया जा रहा है, जैसे पूरा किया धरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। रिट लगाई गई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाई? हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है किसी संगठन का कार्यकर्ता हो, तो ऐसा नहीं है कि रिट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगाई गई, और ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ हुआ है। मैं भी कह सकता हूं ये समाजवादी पार्टी का पूरा किया धरा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हार रही थी, बड़े पैमाने पर उससे लगा कि मुस्लिम वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए यह राजनीतिक ध्रुवीकरण किया गया। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका अक्षर सा पालन किया जाएगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का घटनाक्रम को लेते हुए कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब कानून व्यवस्था में जो हुई है, वो जो घटनाक्रम हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए थे, अभी जब तलाशी हुई थी घरों के अंदर से अग्नि शस्त्र निकल रहे थे, तो ये क्या वो दर्शाता है? भाई आपको एसडीएम के पैर में गोली लगी, ये नहीं दर्शाती है? क्या सीओ हमारे समाज का अंग नहीं है क्या? 7 सिपाही घायल हुए वे कौन थे? वो भी हमारे समाज के अंग है। हमको थोड़ा सा ईमानदारी से उधर भी देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग के लोग क्या, पुलिस विभाग के राघवेंद्र सिंह जी, ईमानदारी से ये भी देखना चाहिए कि प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था 365 24 घंटे के लिए होती है। लोगों के घरों में हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, आपके पास जो गुप्त एजेंसीज हैं, वो आपके पास कोई फीडबैक नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, और आप बोल रहे हैं उनके पैर में गोली लगी, उनके यहाँ गोली लगी, इसलिए आप प्रशासन को इसके लिए आरोपित ना करें, प्रशासन पे आरोप ना लगाएं। पुलिस मशीनरी अपना काम ठीक से नहीं करे और दलील ये कि उनको भी चोट पहुंची है, ये कितना वाजिब है? व्यवस्था सरकार को रखनी होती है दुरुस्त, और अगर सरकार व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रख पाती है तो सवाल फिर सरकार से किए जाते हैं। विपक्ष की मंशा कितनी भी हो, अगर विपक्ष अपने मंसूबों को कामयाब करने दे रहा है तो ये सत्ता पक्ष की विफलता है पूरी तरह से। और यहाँ पर चंचल यादव जी, अगर उनके मंसूबे थे, अगर उनकी सुनियोजित, जिसे आप कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से काम किया हुआ था, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा विपक्ष जो है वो सफल हुआ और आप विफल हुए।
चंचल यादव जी, ये जितनी भी चर्चाएँ हो रही हैं, आप भी सुनते हैं, आपको लगता है कि विपक्ष के नाते आपको जब इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की बातें सुननी पड़ती है, इस तरह की चर्चाएँ समाज में होती हैं, तो आप लोगों को आत्मग्लानि नहीं होती कि हमारे लिए हम राजनीतिक दल और राजनेता के रूप में समाज में क्या दे रहे हैं? चंचल यादव जी इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा इस सवाल का जवाब दें प्लीज़। डॉक्टर सुधा मिश्रा किसी फ़ोन पे हैं लगता है। कृष्णकांत शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। वो दोनों लोग जब तक जुड़े। कृष्णकांत शर्मा जी, जुडिशरी का पॉलिटिकल प्रेशर की चर्चा भी एक अलग डिबेट है। जुडिशरी पॉलिटिकल प्रेशर में रहती है, बहुत बार, बहुत जगह अलग-अलग ढंग से। और क्योंकि जुडिशरी भी समाज का हिस्सा है, तो वो लाज़मी भी है, बनता है, समझ में आता है। लेकिन जब समाज में लोगों की जानें जा रही होती हैं, वहाँ पर भी जो आप जैसे एडवोकेट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर जजेस हैं, वो अगर समाज में इस तरह की घटनाओं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीधे-सीधे कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, देखते हैं, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसे फैसले देने भर से काम हो जाएगा या कुछ और भी? देखिए, सबसे पहले जो आपने एक पहला जो सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के पास इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि देखिए ये बात सत्य है कि जुडिशरी में देखिए हम में से ही कोई इंसान होता है और ऐसा नहीं है कि वो कोई ऊपर से आते हैं उसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी है। हम में से होता है किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है, किसी धर्म से जुड़ा होता है और है हम इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं जुडिशरी को और जुडिशरी पे बट ये होता है कि दोनों पक्ष में सामंजस्य स्थिति को बना के रखना उनके लिए और अब देखिए कानून के हिसाब से आप देखा जाए तो लॉ में कहीं न कहीं इस धरती में 100 साल पहले जो धर्म पहले आगे था या चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, वो कहीं न कहीं किसी जगह पे उनकी ज़मीन में देखा जाए तो वो चीज़ मिलेगा। और यदि सपोज दैट वो लाल किले के अंदर जैसा हमारी सुधा मैडम बोली कि वहां लाल किला के अंदर भी यदि चलो मस्जिद ही नहीं वहां मंदिर ही मिल जाता है तो क्या उस मंदिर को बाहर निकालने से क्या हमें फायदा होगा? हमें तो बेसिकली ये असली चीज जो है वो रोजगार है, महंगाई है, ये सब चीजों पे हमें फोकस करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जो प्राइमा फेसाई जो उनकी सोच होती है वो ये देखना है कि जो स्थिति है वो यथास्थित जो है वो बनी रहे, कहीं जो पीस और हार्मनी डिस्टर्ब ना हो। ये उनका सबसे पहला जो मोटो होता है, वो इस पे काम करती है। किसी हुँ। क्या राम मंदिर के बनने से क्या मुस्लिम समाज कितने लोग आहत हो रहे हैं? क्या राम मंदिर के ना बनने से हिंदू समाज कितने आहत हो रहे हैं? चलो ठीक है, उसमें राम मंदिर बना, आपने देखा कि मुस्लिम समाज के लोग भी काफ़ी बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लिए और वो भी उनको भी कोई नाराज़गी नहीं थी। तो देखिए जिस समय ये बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, यदि उस 2, 3, 4 सालों के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आज जो जजमेंट था 2 साल पहले, 3 साल पहले, यदि उस समय ताज़ा होता, तो माहौल कुछ और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ और होता। जैसे-जैसे हुँ, समय बीतता गया, लोग अपने काम में बिज़ी हो गए, लोग भूल हुँ। गए उस चीज़ों को और मंदिर मस्जिद की चीज़ों को लोगों में समझ आ गया कि मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी। ये चीज़ पहला है और जिस दिन दूसरा लोगों जो को सवाल आपका समझ था में आ जाएगा कृष्णकांत शर्मा जी, जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर और मस्जिद की पूरी राजनीति का केंद्र दरअसल समाज और समाज कल्याण नहीं है, उस दिन तो हमारे देश का नक्शा अलग ही नज़र आएगा। बहरहाल अलग ही डॉक्टर होगा। सुधा मैं चंचल यादव जी, मीना जी एक लास्ट लाइन और भी बोलना चाहता हूँ, एक लाइन और भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए जी, आपने देखा होगा चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम की बातें बाहर आती है और वो कब्र से जो बाहर बात आती है वो फिर कब्र में वापस चली जाती है, फिर चुनाव आता है, चुनाव नजदीक हुँ, आते ही फिर वो कब्र से जिन जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस जी, चीज को जी, जजेस भी समझते हैं, जुडिशरी भी हाँ, समझती है कि जो एलिगेशन से जो वाद और प्रतिवाद का जो जो दौर चल रहा है
और उसका मेन मंशा क्या है? सत्ता की कुर्सी और सत्ता को पाने की जो है लालच, जी। बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। चंचल यादव जी, सत्ता को पाने का लालच विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि वो तो सत्ता में है तो बने रहने का लालच है और सत्ता में पाने का लालच है। आदमी के खून की कीमत पर ये लालच आप लोग कितने, आपको नहीं लगता कि हमारी राजनीति इतनी निर्मम हो गई है? और वैसे तो राजनीति का सिद्धांत और इतिहास रहा है निर्ममता का, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में हम हैं, वहां पर इस तरह की राजनीति कितने दिन और कर पाएंगे? आप लोग ये भी सोचते हैं? देखिए मीना जी, मैं आपको एक चीज बताऊं आपको, समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। हम लोग कभी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं करते। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात के जिक्र करते हैं कि धर्म हमारा, जो हमारा पर्सनल आस्था, हमारा पर्सनल विषय है, इसके ऊपर हमें वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप गाहे बगाए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं बड़ी ईमानदारी से, अभी हमारे वकील साहब ने बड़ी ईमानदारी से एक बात कह दी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हमें मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। हमें जैसे मैं सुधा मैम ने कहा कि भाई आज के समय में लोगों को रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला प्रदेश है, और आज के समय में हमारा नौजवान साथी, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जहां जहां बच्चे, कानपुर हो, दिल्ली हो, जहां तैयारी कर रहे हैं बेचारे, 4-4, 5-5 साल से उनको मौके नहीं मिला एग्जाम देने के लिए। और मैं एक बात और बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझने लगेंगे कि मंदिर मस्जिद का मतलब समझने लगेंगे जब, तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। जो ये लोग सुनियोजित तरीके से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको याद होगा बहराइच का दंगा, इन्हीं के पार्टी का एक विधायक सर्वेश्वर सिंह 8 दिन बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए कहते हैं कि 9 दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर कराते हैं, 9 दंगाइयों के खिलाफ मैडम, और 9 भाजपा के हैं दंगाई, वो और किसी पार्टी के नहीं, वो भी बड़े पदाधिकारी, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई मंडल मंत्री है, कोई पता नहीं जिला सचिव है, क्या क्या पद दे रखे हैं इन लोगों ने। और उन लोगों के खिलाफ राघवेंद्र भाई बता दो बड़ी ईमानदारी से कि क्या वो 9 जेल में हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके घर बुलडोजर चला? जो मुख्यमंत्री हमेशा कहते जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो ये दंगा कराने वाले लोगों का जो है चेहरा जनता के सामने बकायदा आ रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हम लोगों ने 25 लाख लैपटॉप बांटे हैं, हम लोगों ने गांव गांव एम्बुलेंस पहुंचाई है, हम लोगों ने गांव गांव, मैडम नहीं मैडम मैं बता रहा हूं, मैडम मेरी बात हो जाती है, हम लोगों ने गांव गांव, जो पहले गांव का गरीब व्यक्ति जब कोई पीटा जाता था तो गांव पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, वो डायल 100 पहुंचाया हम लोगों ने। चंचल जी, बताइए। आपने जब पहुंचाया और लोगों के पास पहुंचा और लोगों को आपका विकास का मॉडल समझ में आया, तो आप सत्ता में भी आ ही जाएंगे। अभी तो आप विपक्ष में हैं, निश्चित तौर से आ जाएंगे। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है पक्ष पर कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अब इस ध्रुवीकरण की राजनीति, मेरे मैडम कुछ वाजिब सवाल है, सत्ता में नहीं मेरे राघवेंद्र जी से कुछ वाजिब सवाल है। मेरे सवाल ये है कि जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने, मैं लखनऊ राजधानी में लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी 3 बड़े अस्पताल हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर अस्पतालों में 100 व्यक्ति बेड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। मैं एग्जांपल हूं, कल का बता दूं आपको, हमारे क्षेत्र का एक बंदा गया था, उसको बेड लेट मिला, हार्ट अटैक पड़ा था, बेड 4 घंटे बाद मिला, डेथ हो गई। मैं विदाह संस्कार में आया हूं, वहीं पे बैठा हूं, और आप विश्वास नहीं करोगे 45 साल उम्र थी इनकी हालतें। इनके छापा मार मंत्री हमेशा छापा मारते रहते हैं, लेकिन अस्पतालों में जाकर के पिकनिक मनाने जाते हैं, वो पूरा आपका व्यवस्था डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनसे पूछो कि आप बताओ कहीं 50 बेड अस्पताल बनाया लखनऊ के अंदर? 50 बेड भी, जबकि इन्हीं की पार्टी के सांसद का बेटा बेचारा बेड ना मिलने की वजह से पीजीआई में मर गया, इन्हीं की पार्टी के सांसद का बेटा था। और ये तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आपको चेक करवा लीजिएगा। दूसरी बात, आपने जो जिक्र कर रहे थे राघवेंद्र भाई, आपने कहा कि जो है जो आपने बताया कि पुलिस की गोली लगी, ये बाकायदा मीडिया रिपोर्टिंग है, बाकायदा उन लोगों की जो घटनाएं घटी हैं उन लोगों के परिवार की रिपोर्टिंग है कि भाई हमारे बेटे को पुलिस ने गोली मारी है, उनकी रिपोर्टिंग है। ये तो जांच का विषय, जांच आप कराओ। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारा जो है परिंदा भी पर नहीं मारते हैं, सारे के सारे अपराधी या तो कब्रिस्तान में है, या तो जो है क्या नाम है ऊपर चले गए, या तो फिर प्रदेश छोड़ दिए हैं, या तो जेल में है। तो कहां से आ जा रहे हैं लोग? और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आए दिन बड़े बड़े घटनाएं ना हो रही हो, महिलाओं से अपराध ना हो रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी जाति देखते हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल आपको बताया मैडम, आपके चैनल बताया था, एक बार आपको याद होगा, जो पीडीए का एक विधायक योगेश वर्मा,
मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति लतियाता है पब्लिक प्लेस से, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वकील साहब आप बताइए, विधायक, सत्तारूढ़ का विधायक पब्लिक प्लेस से मारा जाता है और उसको अभी तक जेल में नहीं गया, ना कोई उसके एफआईआर, और एफआईआर कराने के लिए विधायक को 10 दिन लग गए, बेचारा दर दर भटकता रह गया। सोचिए, सत्तारूढ़ का विधायक, तो इनका एक जीरो टॉलरेंस है। चंचल जी, राघवेंद्र जी से सवाल पूछने का काम तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। अब बात यह है कि सवाल जो मैं आपको पूछ रही हूँ उनके जवाब आपके पास जितने हैं उतने दीजिए, बजाय कि इधर उधर भटकाएं उनको। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये सब तो हम बात कर ही रहे हैं, रोज ही करते हैं। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा, संभल पे जिस तरह की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहाँ उत्तर प्रदेश का समाज जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक अगर आना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है, तो इसका मतलब प्रदेश में स्थिति जो है वो कितनी अलार्मिंग स्टेज पर आप समझती हैं? इस अलार्म की बात पिछले कई वर्षों से हो रही है, और जब राम जन्मभूमि का आया था, वर्डिक्ट आया था, तो उसमें सीधे कहा गया था कि ये उसमें अपवाद रहेगा। और जाहिर सी बात है, जो न हमने किया न जो हमारे साथ है उन्होंने किया। जो इतिहास के तथ्य बने हों उनके साथ ये बातें करने का क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए जान भी गए कि यहाँ पे ये चीज थी, उसके बाद क्या? क्योंकि आपके पास तो जो संविधान का नियम है वो कहता है कि हम सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, जो जैसी है वैसी बनी रहेगी। तो आखिर इसकी मंशा क्या होगी? और जो करने वाले लोग हैं, जो ऐसे चीजों को जांच करने के लिए डालते हैं रिट, उनकी मंशा क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। और मैं सरकार से, और जो उसके नुमाइंदे हैं या जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे सिर्फ इतना कहूंगी कि इस देश में इस समय जरूरत है आज के युवा की कि वो आगे बढ़े। जो लिख पढ़ के अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके लिए कम से कम रोजगार की आप सर्जना करिए। यहाँ के बच्चे जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी दे पा रहे हैं, यूपी में नौकरी नहीं आ रही। आपने देखा होगा बीपीएससी के थ्रू कितने बच्चे यूपी से बिहार चले गए, लेकिन यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो कम से कम जो आपके करने वाले काम है, जो आप कर सकते हैं, इन चीजों को छोड़ के, वैमनस्य हो चाहे द्वेष हो, इससे कभी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है। इससे सिर्फ और सिर्फ अपने भावी पीढ़ियों को हम कहीं ना कहीं गर्त में डालेंगे। भाई आज हम किसी के साथ, आपने देखा होगा ना, गांव में जो पट्टारी होती है, एक व्यक्ति किसी से दुश्मनी करता है, कई कई पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं उस दुश्मनी में, और मिलता कुछ नहीं है। तो देश में, उत्तर प्रदेश में हमारे चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। नावेद जी, इस पूरे प्रकरण से संभल की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उस पर आप देखते क्या है? आने वाले दिनों में इसका चाहिए किसको क्या मंशा जो है, उसमें किसको कितनी सफलता मिलती है आपको दिख रही है? मंशा अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे हासिल किसको क्या हो रहा है? मंशा और नियत तो ठीक नहीं होती है राजनीतिक दलों की, स्वार्थ की ही होती है ज्यादातर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन आज की चर्चा बड़ी गंभीर है, मुझे मैं कोशिश करता हूं कि जो विषय है उसी पे रहूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसके दायरों से खिसकना पड़ेगा और थोड़ा सा आपके डिबेट को ट्यूज देना पड़ेगा। जो चर्चा हो रही है संभल की, लगातार चर्चा हो रही है, चर्चा होना भी चाहिए। उस पर एक नया मोड़ आया है, जो न्यायालय ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है, या उस पर जो टिप्पणी की है, वो इस संभल के मामले पर एक नया ट्यूज दे रहा है। मैंने न्यूज 24 के चैनल पे ही कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम प्रवक्ताओं को और आम जनमानस को संभल की घटना में एक मुद्दे पर बोलते हुए देखा। और मैं फिर यही कहूंगा कि खासतौर पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने आपके चैनल पे ही ये बात कही कि संभल में जो याचिका थी वो फसाद की जड़ थी। निचली अदालत पे जो टिप्पणी की जा रही है, तमाम लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि निचली अदालत होती क्या है साहब? तो सरकार के इशारे में एक एसीएम लेवल का, एक टीसीएस लेवल का आदमी बिना सोचे समझे कोई भी याचिका एक्सेप्ट कर देता है, सरकार से बहस कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। ये चर्चाएं काफी दिनों से हो रही थी, और जब ये फैसला गया कोर्ट का, तो ये चर्चाएं और भी बढ़ गई। और इस पर सोचना भी चाहिए कि निचली अदालत कोई याचिका एक्सेप्ट करती है तो उसकी बारीकी नहीं समझती है, उसके ऊपर के कानूनों को नहीं समझती कि ये बात सच है या झूठ है। हालांकि निचली अदालत को इस तरीके से ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका और न्याय के दायरे में ही आता है, न्याय व्यवस्था के दायरे में वो
वो अदालतें भी आती हैं, निचली अदालतें, इसलिए उस पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल अब और उठने लगे हैं क्योंकि उस फैसले पर तमाम ऊपर की अदालत ने इस तरह का फैसला किया, इस तरह की टिप्पणी की है। उससे जुड़ी एक मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस समय की कमी है इसलिए माफी चाहती हूँ आपसे। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसमें न्यायपालिका का बढ़ता दखल ये बता रहा है कि प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संभल के मामले पर अब क्या आने वाले दिनों में राजनीति करवट बदलती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।